जय हिंद फ्रेंड्स, हिंदी और प्राइड में आप सभी का स्वागत है। तो जैसे कि प्रीवियस की वीडियो में हमने संक्षेप में ही सही बट उपन्यास के कॉन्सेप्ट को क्लियर किया था और इसके बाद हमने जितने भी रिलेटेड उससे उपन्यास हैं और उनके उपन्यासकार रहे हैं उनके बारे में बात की और उन वीडियो को आप बार बार सुनिए, आपका रिवीजन अच्छा होगा। ये जितना भी सीरीज कराया जा रहा है ये खास करके आप देखिए जो यूजीसी नेट के पेपर होते हैं या हिंदी के तमाम परीक्षाएं होती हैं उन सभी के लिए समान दृष्टि से उपयोगी है। और बाकी डिटेल के लिए आपको कुछ क्लासेज यूपीएससी के रिगार्डिंग जो ऑप्शनल का है उसमें आप हिंदी से कुछ कॉन्सेप्ट को क्लियर कर सकते हैं, वहाँ पे उन चीज़ों को हमने डिस्क्राइब फॉर्म में बताया है। सो आज हम ये करेंगे कि आपको पहले कॉन्सेप्ट कर लिया, कुछ रचनाएँ याद कर ली और अब आप अपने को टेस्ट करिए। तो टेस्ट में अगर देखें तो उपन्यास की वैसे श्रृंखला क्वेश्चन की चल रही है, उसी में ये आगे की कड़ी है। तो आज हम बात करेंगे कि जो हिंदी का पहला उपन्यासकार है बेसिकली वो हम किसको कहते हैं, तो वो लाला श्रीनिवास दास को कहते हैं। ज़्यादातर लोग जो है लाला श्रीनिवास दास को मानते हैं। हिंदी का पहला उपन्यास किसे माना जाता है, तो वापस से वही क्वेश्चन है कि किसको, तो परीक्षा गुरु को ही माना जाता है। एक अजान सौ सुजान नामक उपन्यास के लेखक कौन है। अब इसको आप देखिए कि हमने जो आपको करवाया है इससे पहले वाला वीडियो, उसमें आपने देखना है कि 1000 सुजान नामक उपन्यास के लेखक कौन है। तो उम्मीद है कि आपको ये कॉन्सेप्ट याद होगा कि कौन है। तो बालकृष्ण भट्ट है इसके लेखक, 1000 सुजान के लेखक। आगे का क्वेश्चन देखिए कि बालकृष्ण भट्ट के उपन्यासों का मूल स्वर क्या है। सुधारवादी, उपदेशमूलक, प्रेम चित्रण, कृषक समस्या, तिलस्मी या अयारी। तो याद हो कि बालकृष्ण भट्ट जो आते हैं वो प्रेमचंद जी से पूर्व के समय में आते हैं और इसके बारे में हमें कॉन्सेप्ट बताया था कि प्रेमचंद जी से जो पूर्व का समय था उसमें या तो आदर्शवादी बातें होती थी या सुधारवादी बातें होती थी या मनोरंजन के लिए लेखन होता था। तो आप इससे ही अंदाज़ा लगा सकते हैं कि उस समय का लेखक का दौर था लिखने का, वो सुधारवादी या उपदेशमूलक था। जासूसी उपन्यासों का हिंदी में श्री गणेश करने का श्रेय किस उपन्यासकार को जाता है। हमने आपको गहमरी का नाम भी बताया है, खत्री का नाम बताया है। तो इसमें आपको ये देखना है कि इसमें पूछ रहा है ना कि जासूसी, तो जासूसी करके किसने, जासूस पर जासूसी ऐसे करके ढेर सारे उपन्यास लिखे हैं, इसके जस्ट प्रीवियस वीडियो में बताया था। तो गोपाल राय गहमरी जो है, ये जो है आप कह सकते हैं कि गोपाल राय गहमरी जो कि आर्थर कॉनन डायल से भी बहुत ज़्यादा प्रभावित रहे हैं, तो ये इन्हीं को जासूसी उपन्यासों का हिंदी में श्री गणेश करने का श्रेय जाता है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन कि राधा कृष्ण के प्रेम का चित्रण करने वाला उपन्यास जो श्यामा स्वप्न है, तो श्यामा स्वप्न के बारे में भी बात किए थे। तो ये जो श्यामा स्वप्न उसमें राधा कृष्ण के प्रेम का चित्रण हुआ है, तो इसका जो लेखन काम किया है वो किसने किया है। ठाकुर जगमोहन ने, लज्जाराम मेहता ने, गहमरी ने, भट्ट ने। तो उम्मीद है कि ये भी आपको याद होगा कि हमने बताया था ठाकुर जगमोहन सिंह ने श्यामा स्वप्न की रचना की है जिसमें राधा कृष्ण के प्रेम का चित्रण रीतिकालीन जो समय के तर्ज पे किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि थॉमस डे के लोकप्रिय अंग्रेजी उपन्यास है थॉमस डे का सैंडफोर्ड एंड मार्टन, तो इसका हिंदी में अनुवाद किसने किया है। तो शुरुआत में यही बताया था कि ज़्यादा लोग वहीं से प्रभावित होकर लेखन किए हैं। तो ये थॉमस डे इनका लोकप्रिय अंग्रेजी उपन्यास था थॉमस डे का सैंडफोर्ड एंड मार्टन, और इसका अनुवाद किसने किया था, तो वंशीधर ने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 है कि उपन्यास रहस्य नामक निबंध के लेखक का नाम क्या है। तो यहाँ पे आपको ये समझना है कि उपन्यास रहस्य, ये जो उपन्यास रहस्य है इसके लेखक कौन है। तो उपन्यास रहस्य जो है महावीर प्रसाद द्विवेदी जी के द्वारा लेखन में जो है निबंध लेखन में ये चीज़ लाया गया है। हम लोग जैसा और बातों में अंग्रेजी की नकल करते जाते हैं, उपन्यास का लिखना भी उन्हीं के दृष्टांतों पे हम सीख रहे हैं। याद हो ये पंक्तियाँ मैंने बताई थी आपको, ये बालकृष्ण भट्ट जी ने कहा था। पहले तो महावीर प्रसाद द्विवेदी का हमने उपन्यास रहस्य में ये देखा था, उन्होंने बात की थी। इसके पहले देखा था कि थॉमस डे के लोकप्रिय सैंडफोर्ड एंड मार्टिन का अनुवाद हुआ था। यानी अपने यहाँ पे जो उपन्यास आया था तो उपन्यास अपने यहाँ का ही नहीं था, वो सब पश्चिमी लेखक से बहुत प्रभावित थे। तो उसी में हम उपन्यास रहस्य नामक निबंध की बात करते हैं। फिर हम लोग जैसा और बातों में अंग्रेजी की नकल करते जाते हैं, उपन्यास का लिखना भी उन्हीं के दृष्टांतों पर हम सीख रहे हैं। तो बालकृष्ण भट्ट ने कहा हिंदी के उस उपन्यासकार का नाम बताइए जिसकी कृतियों को पढ़ने के लिए बहुत से लोगों ने हिंदी सीखी। तो अनडाउटली ये देवकीनंदन खत्री का चंद्रकांता जो था बहुत ही प्रसिद्धि प्राप्त उपन्यास रहा।
अंग्रेजी के प्रसिद्ध उपन्यासकार आर्थर कॉनन डॉयल से हिंदी का कौन सा उपन्यासकार प्रभावित था? तो ये क्वेश्चन हमने अभी जस्ट इसके पहले ही बताया कि ये थे गोपाल राय गहमरी, जो आर्थर कॉनन डॉयल से बहुत प्रभावित थे। ठेठ हिंदी का ठाठ उपन्यास की रचना किस कवि ने की है? तो हरिहौद का देखते हैं हम। ठेठ हिंदी का ठाठ उन्हीं के द्वारा रचा गया है। निम्नलिखित सूचियों को सुमेलित करते हुए सही विकल्प का चयन करना है। अधखिला फूल, नूतन ब्रह्मचारी। और फिर आप देखिए अधखिला फूल हो, है ना, इसके पहले ठेठ हिंदी का ठाठ दोनों ही हरिहौद का था। और फिर यहाँ पे देखिए नूतन ब्रह्मचारी हो गया। और इनके अलावा परीक्षा गुरु, तो परीक्षा गुरु हो गया लाला श्रीनिवास दास का। और यहाँ पे नरेंद्र मोहिनी, देवकी नंदन खत्री और अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिहौद। तो आपको बेसिकली वो जो है मिलान करना था, तो वो जितनी भी रचनाएं आपको याद होंगी तो वही चीज़ है। देवकी नंदन खत्री के उपन्यास के बारे में कौन सा कथन सही है? क्या हम बात करें तो ये इसमें देखेंगे इन उपन्यासों में इतनी रोचकता है कि ये पाठकों को बांधने में समर्थ है। तो देवकी नंदन खत्री के उपन्यास के बारे में यही है कि सामर्थ्य बहुत ज़्यादा है, तभी कोई पाठक उसको पढ़ पाता है ना, नहीं तो फिर कैसे उसको कोई भी रचना कोई इतनी देर तक कैसे पढ़ता। तो प्रेमचंद जी के पूर्व लिखे गए हिंदी उपन्यासों का मूल उद्देश्य क्या होता था? तो उस समय जो है केंद्र में क्या होता था? मनोरंजन एवं सुधार। प्रेमचंद शताब्दियों से पददलित, अपमानित और उपेक्षित कृषकों की आवाज़ थे। प्रेमचंद जी के बारे में ये कथन जो कहा गया है, ये आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी के द्वारा कहा गया है कि आज तक जो पददलित, अपमानित और उपेक्षित थे, तो हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने उनके बारे में कहा कि उन्होंने अपने रचनाओं में मतलब कि ऐसी मुद्दों को उठाया है। गोदान के प्रकाशन के संदर्भ में बात है तो उसको 35 दिया है, तो 35 ही है। इनमें से कौन सा उपन्यास प्रेमचंद जी का नहीं है? कायाकल्प, प्रेमाश्रम, सेवा सदन। तो आदर्श हिंदू। आदर्श हिंदू जो रचना है वो इनकी नहीं है। दहेज प्रथा एवं अनमेल विवाह के दुष्परिणाम को प्रेमचंद जी के उपन्यास में अभिव्यक्ति मिली है। तो दहेज और अनमेल विवाह, ये दोनों की बात करें तो ये दोनों समस्या हमको निर्मला के साथ देखने को मिलती है। तो ये जो है निर्मला जो उनका है उसमें देखने को मिलता है। दहेज प्रथा, कुलीनता का प्रश्न, पत्नी का स्थान जैसी विवाह से जुड़ी समस्याओं को प्रेमचंद जी ने किस उपन्यास में उठाया है? तो समस्या है दहेज प्रथा, कुलीनता का प्रश्न और इन सारी समस्याओं को, तो इनको उठाने का काम कहाँ पे किया गया है? तो सेवा सदन में। यानी दहेज प्रथा हो, कुलीनता का प्रश्न हो, पत्नी का स्थान जैसी विवाह से जुड़ी तमाम मुद्दों को प्रेमचंद जी ने सेवा सदन में उठाने का काम किया है। इनमें से हिंदी की किस उपन्यासकार ने घटना के स्थान पे चरित्र को उभारने का प्रयास किया है? तो घटना के स्थान पे चरित्र को उभारने का प्रयास जो है प्रेमचंद जी ने किया है कि चरित्र ही अपना एक अलग वो बना दे। जैसे आप होरी वो पढ़ेंगे तो गोदान पढ़ते वक्त आपको होरी जो है या गोबर एक प्रतिनिधि काव्य के तौर पे वो आ जाता है, तो वही कैरेक्टर ही हावी हो जाता है। कौन सा कथन प्रेमचंद जी के उपन्यासों के संदर्भ में उचित है? सुरुचिपूर्ण प्रसंगों की उद्भावना पर बल, जीवन की वास्तविक समस्याओं पर उन्होंने ज़्यादा बल दिया है। तो उपयुक्त सभी कथा प्रसंगों के मध्य वर्ग के तत्कालीन जो जीवन दृष्टांत थे उनको भी उठाने का काम किया है। प्रेमचंद जी के उस उपन्यास का नाम बताइए जिसे महाकाव्य की संज्ञा दी गई। महाकाव्य की संज्ञा किसको दी गई है? तो महाकाव्य की संज्ञा गोदान को दी गई है। हिंदी के किस उपन्यासकार ने कथा साहित्य को मनोरंजन के स्तर से ऊपर उठाकर जीवन के साथ जोड़ने का काम किया है? प्रेमचंद जी ने। हिंदी के किस उपन्यासकार को आदर्शोन्मुखी यथार्थवाद का चित्रण करने का श्रेय जाता है? तो प्रेमचंद जी को जाता है। स्त्रियों के आभूषण, प्रेम के दुष्परिणाम प्रेमचंद जी के किस उपन्यास में देखने को मिले हैं? तो ये भी आप कह सकते हैं कि ये जो स्त्री से आभूषण से संदर्भित कहानी थी गबन की, तो ये गबन हो गया। प्रसाद द्वारा रचित अधूरा उपन्यास, तो कंकाल, तितली, इरावती ये तीनों ही उनकी रचना है, लेकिन इरावती जो है अधूरा है। प्रेम के आदर्श स्वरूप की व्याख्या प्रसाद की किस उपन्यास में देखने को मिलती है? तो जो प्रेम का एक आदर्श रूप देखने को मिलता है ना इनके द्वारा, वो जो उपन्यास है वो तितली है। तो यहाँ पे प्रेम के आदर्श स्वरूप की व्याख्या प्रसाद की तितली उपन्यास में देखने को मिलती है। तितली का फिर प्रकाशन वर्ष पूछ रहा है, तितली का प्रकाशन वर्ष क्या है? तो वो 34 है, 1934। तो प्रेम का आदर्श स्वरूप तितली में देखने को मिलता है और तितली जो है 1934 में प्रकाशित हुआ। किस उपन्यास में अंतर्जातीय विवाह की समस्या को कथा वस्तु बनाया गया है? तो हमने माँ और भिखारड़ी आपको विशंबर नाथ शर्मा कौशिक का बताया था। और देखिए यही क्वेश्चन है कि अंतर्जातीय विवाह को जो भिखारड़ी थी
तो भिखारड़ी जो इनकी है उसमें इसको कथा वस्तु बनाया गया है। इसके बाद है वैशाली की नगर वधू उपन्यास के रचयिता का नाम क्या है? तो ये किसने लिखा है वैशाली की नगर वधू? तो ये जो है आचार्य चतुर्सेन जी का है वैशाली की नगर वधू उपन्यास। बहुत ही इंपॉर्टेंट उपन्यास है फ्रेंड्स। इसका PDF वगैरह के लिए हिंदी और प्राइड पे जो है आप हिंदी और प्राइड टेलीग्राम में उससे ज़रूर कनेक्ट हो। प्लीज़ गाइज आपको थोड़ा भी हेल्प मिले तो लाइक करना बिल्कुल भी वीडियो को ना भूलें, क्योंकि इससे ये होता है कि वीडियो और लोगों तक जाती है और ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियो हम प्रोत्साहित भी होंगे आपके लिए बनाने के लिए। तो वैशाली की नगर वधू जो है आचार्य चतुर्सेन इसके रचयिता हैं। निम्नलिखित सूचियों को सुमेलित करना है। वयम रक्षाम भिखारी कंकाल कायाकल्प। तो उम्मीद है कि ये आप मिला पाएंगे कि कायाकल्प प्रेमचंद जी का हो गया और कंकाल प्रसाद जी का है। भिखारड़ी जो है विशंबर नाथ शर्मा कौशिक का है। वयम रक्षामा ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो जैसे वैशाली की नगर वधू हमने आचार्य चतुर्सेन का देखा था, तो वैशाली की नगर वधू वयम रक्षामा ये भी आचार्य चतुर्सेन का ही है। यहाँ पे देखिए चंद हसीनों के खतूत। तो ये जो रचना है चंद हसीनों के खतूत बेसिकली ये है पांडे वेचन शर्मा उग्र का। तो चंद हसीनों के खतूत पांडे वेचन शर्मा उग्र। वेश्या वर्ग को अपने उपन्यासों की कथा वस्तु का आधार बनाने वाले हिंदी के उपन्यासकार कौन है? तो मतलब किसने ये आधार बनाया है वेश्या वर्ग को? तो ये पांडे वेचन शर्मा उग्र ने बनाया है कि पांडे वेचन शर्मा उग्र ने वेश्या वर्ग को अपने उपन्यासों की कथा वस्तु का आधार बनाया। बहुत बड़ी बात है क्योंकि हम समाज के लिए लिखते हैं और सामाजिक मुद्दे तो हमें उठाने ही चाहिए। फिर उग्र जी की परंपरा को विकसित करने वाले उपन्यासकार का क्या नाम है? तो उग्र जी की जो परंपरा है उसको विकसित करने वाला उपन्यासकार कौन है? उसको ऋषभ चरण जैन। उग्र जी की परंपरा है इसको विकसित करने का श्रेय ऋषभ चरण जैन को जाता है। बाकी आप देखिए चाहे प्रताप नारायण श्रीवास्तव, वृंदावन, जैनेन्द्र कुमार, इन सबको हम पढ़ते ही हैं उपन्यास में। इनमें से कौन सा उपन्यास पांडे वेचन शर्मा उग्र का नहीं है? अब इसमें से आपको ये बताना है कि इसमें से कौन सा जो है पांडे वेचन शर्मा उग्र का जो है उपन्यास नहीं है। तो ये जो वेश्यापुत्र है ये नहीं है। पांडे वेचन शर्मा उग्र का सरकार तुम्हारी आंखों में, दिल्ली का दलाल, जीजाजी ये तीनों ही उपन्यास हैं, पर वेश्यापुत्र उपन्यास जो है पांडे वेचन शर्मा उग्र का नहीं है। इनमें से कौन सा उपन्यास ऋषभ चरण जैन का नहीं है? तो इसमें से ऋषभ चरण जैन का कौन सा उपन्यास नहीं है? तो देखिए फागुन के दिन जो है वो इनके नहीं है। चंपाकली, दिल्ली का व्यभिचार, दुराचार के अड्डे ये सभी हैं। वृंदावन लाल वर्मा को आप किस वर्ग में रखेंगे? तो आप देखिए कि इनको हम ऐतिहासिक उपन्यास, सामाजिक उपन्यासकार, प्रेम एवं रोमांचकारी, जासूसी। तो जो वृंदावन लाल वर्मा है इनको हम रखेंगे कौन से में? ऐतिहासिक उपन्यासकार की श्रेणी में। इनमें से कौन सा उपन्यास वृंदावन लाल वर्मा का नहीं है? मृगनयनी, विराटा की पद्मिनी, कंकाल, माधवजी सिंधिया। तो आप यहाँ से पहचान सकते हैं कि जो कंकाल है वो कंकाल उपन्यास जयशंकर प्रसाद जी का है। बाकी मृगनयनी हो, विराटा की पद्मिनी हो, माधवजी सिंधिया हो, ये सभी होंगे। अप्सरा, अलका, निरूपमा उपन्यास को एक लेखकों का क्या नाम था? तो ये जितने भी लेखक के नाम बता रहे हैं ये सब सूर्यकांत त्रिपाठी निराला का है। प्रेमचंद योगिन उपन्यासों के विषय में कौन सा कथन सही है? तो चरित्र चित्रण पर बल देना, सामाजिक समस्या, विषय वैविध्य, उपयुक्त सभी होगा। प्रेमचंद जी के किस उपन्यास में हरिजन समस्या को चित्रित किया गया है? तो कैसा ऐसा उपन्यास है जिसमें हरिजन समस्या को दिखाया गया है? तो हरिजन समस्या को दिखाने का काम कर्म भूमि में किया गया है। तो कौन सा उपन्यास हो गया? कर्म भूमि उपन्यास है प्रेमचंद जी का, जिसमें हरिजन समस्या को उकेरा गया है। प्रेमचंद जी के किस उपन्यास को ग्रामीण जीवन एवं कृषि संस्कृति का महाकाव्य कहा गया है? तो कौन सा ऐसा उपन्यास है इनके द्वारा जो दोनों का ही है? तो ये गोदान है। चौगाने हस्ती नामक उर्दू उपन्यास को प्रेमचंद ने हिंदी में किस नाम से लिखा है? तो देखिए ये चौगाने हस्ती नामक उर्दू उपन्यास है उसको प्रेमचंद जी ने किस नाम से लिखा है? तो रंगभूमि नाम से। तो कभी भी ये क्वेश्चन आए कि चौगाने हस्ती, तो ये उर्दू उपन्यास को प्रेमचंद जी हिंदी में किस नाम से? तो इसको रंगभूमि ये भी क्वेश्चन बनता है। इनमें से कौन मनोविश्लेषणवादी उपन्यासकार हैं? जैनेन्द्र हैं, परीश्वरनाथ रेणु हैं, वृंदावन लाल वर्मा है, जयशंकर प्रसाद है। तो इसमें से आपको बताना है कि कौन से आपको ऐसे लग रहे हैं कि जो मनोविश्लेषणवादी उपन्यासकार हैं। तो जैनेन्द्र हैं। इनमें से आंचलिक उपन्यासकार कौन है?
फणीश्वरनाथ रेणु, अमृत राय, हिमांशु जोशी, इलाचंद जोशी। तो इसमें से आंचलिक उपन्यास के तौर पे हम किसको जानते हैं आंचलिक उपन्यासकार के तौर पे? तो यहाँ पे देखिए कि हम फणीश्वरनाथ रेणु को जानते हैं। सुनीता और त्यागपत्र उपन्यासों के लेखक का नाम बताना है आपको। सुनीता जो है और ये जो त्यागपत्र है, ये दोनों के ही लेखक जैनेन्द्र हैं। इनमें से कौन सा उपन्यास अज्ञेय का नहीं है? सुहाग के नूपुर, अपने अपने अजनबी, शेखर एक जीवनी, नदी के द्वीप। तो आप देखिए सुहाग के नूपुर जो है वो इनके नहीं है, बाकी तीनों ही हैं। इनमें से कौन सा उपन्यास जैनेन्द्र का नहीं है? तो यहाँ पे ये पहचाना कि कौन सा जैनेन्द्र का नहीं है, तो प्रेत और छाया अगर देखें तो वो इनका नहीं है। सुनीता, त्यागपत्र, सुखदा ये सभी जैनेन्द्र के ही उपन्यास हैं। इसके बाद दिया है कि इनमें से कौन सा उपन्यास जो है इलाचंद जोशी का नहीं है। तो आपको ये बताना है कि इलाचंद जोशी का इसमें व्यतीत नहीं है। जहाज का पंक्षी, ऋतुचक्र और पर्दे की रानी वो सभी इलाचंद जोशी का ही है। इसी तरीके से आगे के 50 क्वेश्चन हम नेक्स्ट पार्ट में करेंगे और तब तक आप जो है अच्छे से अपने उपन्यास की सीरीज को देखते रहिए। काफ़ी क्वेश्चन करा दिया है और अभी ये सीरीज चलती रहेगी। और हिंदी और प्राइड टेलीग्राम है, उससे ज़रूर कनेक्ट हो। सो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।